हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास पाठ 3, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। पिछले पाठों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया था और उन्होंने किस प्रकार भारतीयों से लगान व्यवस्था और कर या टैक्स राजाओं से वसूल करने का कार्य किया और अपने स्वार्थ के लिए, अपने और व्यापार के लिए उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी ये अधिकार को भी प्राप्त करके प्रशासनिक खर्चों के लिए साम्राज्य का विस्तार किया और भूमि कर के बहाने उन्होंने शासकों से आमदनी का प्रमुख स्रोत होता है उस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। अंग्रेजों की कृषि नीति। अंग्रेज ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था थी उसी को चलाए रखा, परंतु बाद में उन्होंने कर के निर्धारण और संग्रह करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ये भारत में अलग अलग प्रदेशों में सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तय की जाती थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। ये तीनों ही प्रथाएं बच्चों कर या लगान वसूल करने की अलग अलग प्रथाएं थी। पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली को ठेके पर दे दिया जाता था और बाद में जो ठेकेदार जो लगान वसूल करता था उसी को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता था उसे ही अधिकार दिया जाता था और ठेकेदार का यह प्रयास रहता था कि जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक वह जनता से लगान वसूल करे और ठेकेदारों को केवल लगान की वसूली से ही मतलब था और किसान की अन्य समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे किसानों से के हित या अहित का ध्यान नहीं रखते थे। वे अंग्रेजों के 1 या 2 वर्ष के लिए, इसलिए अब अंग्रेजों ने 1 या 2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए लगान व्यवस्था को बंदोबस्त को शुरू किया। इससे उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों जो है शोषण में कमी आएगी, किसानों के शोषण में कमी आएगी, किंतु ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों का लगान देने लगे। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने 1789 में बंगाल प्रांत में राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी जब्त करके उसकी जगह किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व में निर्धारण में बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789-90 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारी को 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना लिया। अब वे जमीन को खरीद भी सकते थे। जमींदारों को 10 साल के लिए एक जमीन का मालिक बना दिया गया। अब इस जमीन को वो खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों की जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन की वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा जाता था। इसलिए जमींदारों को निश्चित लगान वसूली करने पर रहे किसानों में सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। इस व्यवस्था में एक बड़ी कमजोरी यह थी कि इस लगान में कृषि के विकास की ओर, उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि
जो लगान तय किया गया था वही लगान उनसे लिया जाता था। इससे कंपनी को भी, न अंग्रेजों को और न ही किसानों को कोई विशेष फायदा हुआ। जमींदार जो थे वह 10 वर्षों के लिए जमीन के मालिक होते थे और इस बीच वे अपनी जमीन को खरीद भी सकते थे, किसी की जमीन खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। मान लीजिए कोई किसान जो है भू राजस्व देने में असमर्थ है तो उसे उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और उसकी जमीन को जमींदार अपनी जमीन में शामिल कर लेता था। इस व्यवस्था से न तो जमींदारों को और न ही किसानों को कोई विशेष लाभ हुआ। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान अर्थात रैयत के साथ सीधे करार करना था और यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन के खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% उसका 50% वह भू राजस्व के रूप में देगा। शुरू के दिनों में फसलों के मूल्य के घटने एवं बढ़ने से किसानों को या राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था। यदि मूल्य घट जाता है किस फसल का तो भी उतनी ही रकम आपको देनी है और यदि बढ़ता है तब भी उतनी ही रकम आपको लगान के रूप में देनी है। यह व्यवस्था बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी प्रांतों में 30 वर्षों के लिए लागू की गई और किसानों के साथ सीधे सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से भी किसानों को शोषण होता रहा। यहाँ रैयतवाड़ी में रैयत का अर्थ किसान से लगाया जाता है। इसमें किसान को अपने जो उत्पादन खर्च है उसको निकालने के बाद, कृषि में उत्पादन में जो खर्च आया था उसको निकालने के बाद जो फसल बचती थी उसका 50% लगान के रूप में देना पड़ता था। इस व्यवस्था को 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था 1833 से 43 के बीच अंग्रेजी शासकों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की गई जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यहाँ महल का अर्थ है पूरे गांव की लगान व्यवस्था से लिया जा रहा है, अर्थात एक गांव को यहाँ पर महल कहा जाता है। बंदोबस्त किया जाता था, अर्थात गांव के सभी कृषक परिवार जो है लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी होती थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह ही कृषि खर्च के पश्चात किसानों के भरण पोषण के खर्च को निकालकर जो बचता था उसका लगभग 50% आधा हिस्सा जो है उसे लगान के रूप में दिया जाता था। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई थी। महलवाड़ी में महल का अर्थ है पूरा गांव। इसमें भी रैयतवाड़ी की व्यवस्था के जैसे ही भरण पोषण का खर्च और कृषि उत्पादन का खर्च को निकाल करके जो बचता था वह लगान, उसका आधा लगान के रूप में देना तय किया गया था। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था। अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था के लिए अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। इसके साथ ही उन्होंने लगान वसूल करने वाले प्रचलित पद जो थे अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की और पटेल पद, और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन में प्रचलित पटेल पद था उसे समाप्त करके उसके स्थान पर गौटिया नामक पद का सृजन किया। इसमें गौटिया जो है वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल करता था और लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर ही किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण अंग्रेजों द्वारा किया गया था।
अंग्रेजों द्वारा लगान जो लागू की गई जो लगान व्यवस्था थी वह किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लगान जो दर तय की गई थी वह बहुत ऊंची थी, बहुत अधिक थी और इसे पटाना अनिवार्य था, जिन्हें कृषि आय से प्राप्त करना या चुका पाना संभव नहीं था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीनें जो हैं वह साहूकार द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की जो हालत थी वह बहुत खराब हो गई और शासन के प्रति असंतोष की भावना उनके मन में पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके आगे के वीडियो में अगला स्थान पढ़ाएंगे इसमें। ओके, बाय। उसका 50% वह भू राजस्व के रूप में देगा। शुरू के दिनों में फसलों के मूल्य के घटने एवं बढ़ने से किसानों को या राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था। यदि मूल्य घट जाता है किस फसल का तो भी उतनी ही रकम आपको देनी है और यदि बढ़ता है तब भी उतनी ही रकम आपको लगान के रूप में देनी है। यह व्यवस्था बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी प्रांतों में 30 वर्षों के लिए लागू की गई और किसानों के साथ सीधे सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से भी किसानों को शोषण होता रहा। यहाँ रैयतवाड़ी में रैयत का अर्थ किसान से लगाया जाता है। इसमें किसान को अपने जो उत्पादन खर्च है उसको निकालने के बाद, कृषि में उत्पादन में जो खर्च आया था उसको निकालने के बाद जो फसल बचती थी उसका 50% लगान के रूप में देना पड़ता था। इस व्यवस्था को 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 1833 से 43 के बीच अंग्रेजी शासकों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की गई, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यहाँ महल का अर्थ है पूरे गांव की लगान व्यवस्था से लिया जा रहा है, अर्थात एक गांव को यहाँ पर महल कहा जाता है। बंदोबस्त किया जाता था, अर्थात गांव के सभी कृषक परिवार जो है लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी होती थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह ही कृषि खर्च के पश्चात किसानों के भरण पोषण के खर्च को निकालकर जो बचता था उसका लगभग 50% आधा हिस्सा जो है उसे लगान के रूप में दिया जाता था। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई थी। महलवाड़ी में महल का अर्थ है पूरा गांव। इसमें भी रैयतवाड़ी की व्यवस्था के जैसे ही भरण पोषण का खर्च और कृषि उत्पादन का खर्च को निकाल करके जो बचता था वह लगान, उसका आधा लगान के रूप में देना तय किया गया था। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था। अंग्रेजों ने अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था के लिए अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। इसके साथ ही उन्होंने लगान वसूल करने वाले प्रचलित पद जो थे अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की और पटेल पद, और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन में प्रचलित पटेल पद था उसे समाप्त करके उसके स्थान पर गौटिया नामक पद का सृजन किया। इसमें गौटिया जो है वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल करता था और लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर ही किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण अंग्रेजों द्वारा किया गया था।
अंग्रेजों द्वारा लगान जो लागू की गई जो लगान व्यवस्था थी वह किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लगान जो दर तय की गई थी वह बहुत ऊंची थी, बहुत अधिक थी और इसे पटाना अनिवार्य था, जिन्हें कृषि आय से प्राप्त करना या चुका पाना संभव नहीं था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीनें जो हैं वह साहूकार द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की जो हालत थी वह बहुत खराब हो गई और शासन के प्रति असंतोष की भावना उनके मन में पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके आगे के वीडियो में अगला स्थान पढ़ाएंगे इसमें। ओके, बाय।